हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। माय नेम इज सनी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। गाइस, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको आज बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो पूरा ओवरऑल चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सो कोशिश करना कि पूरा फोकस होकर के ये वीडियो देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। वेल गाइस, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें काफ़ी सिस्टमैटिक वे में अरेंज की होती है। ठीक है, हमें कुछ भी चीज़ चाहिए तो हमारे लिए वहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शंस बने होते हैं। जैसे कि किचन का आइटम्स चाहिए तो किचन के सेक्शंस में जाना पड़ता है, किड्स से रिलेटेड कोई आइटम्स चाहिए तो किड्स सेक्शंस है। अच्छा, शूज़ चाहिए तो शूज़ के लिए अलग कॉर्नर होता है, ड्रेस चाहिए तो ड्रेस के लिए अलग है। ठीक है, स्पोर्ट्स का आइटम अलग है, जिम का आइटम्स अलग है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है। फूड डिपार्टमेंट अलग होता है, तो ग्रॉसरी का अलग होता है, स्टेशनरी का अलग होता है। तो इस तरह से अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम पर्टिकुलर सेक्शंस में जा करके उस चीज़ों को आराम से ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान हो जाता है। अगर मान लो कि उसी मॉल में अगर डिफरेंट आइटम्स को एक ही साथ वहाँ पर थोप दिया जाए, वहाँ पर फेंक दिया जाए, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उस चीज़ को ढूंढना। ठीक है, सेम चीज़ है लाइब्रेरी में भी। लाइब्रेरी में भी हम जाते हैं तो एक किताब अगर हमें चाहिए किसी भी फील्ड का तो उससे रिलेटेड उस सेक्शंस में जाना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी ईजी हो जाता है हमें बुक्स को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट का बुक चाहिए तो हम लाइब्रेरियन को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो हमें एक कोड देता है जिससे हम उस बुक को पता कर सकते हैं कहाँ पर है। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं कि किताब, बहुत सारा किताब अलग अलग फील्ड का ला करके सीधा फेंक दिया गया लाइब्रेरी में, तो फिर ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लाखों बुक्स होते हैं वहाँ पे, तो ढूंढना काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ता है। एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो क्लासिफिकेशन का नीड क्या है? इस नीड देखो क्या होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू स्टडी। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे लिए 100 ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुआ है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन अगर नहीं करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा एलिमेंट्स को स्टडी करना। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल्स में सारे एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अरेंज किया गया है, तो काफ़ी आसान हो जाता है रिसर्च करना, एलिमेंट्स को कंपेयर करना। ठीक है, तो इट बिकम कन्वीनियंट टू स्टडी। किसी भी एलिमेंट्स को स्टडी करना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, एक ग्लांस में हम सारे एलिमेंट्स को देख पा रहे होते हैं। ठीक है, तो ईजियर हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। एक ग्लांस में सारे एलिमेंट्स को देख रहे होते हैं, कंपेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग। सो दिस इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डोबेरनर ट्राइड, गिव एग्जाम्पल। सो यहाँ पर डोबेरनर जो साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन केमिस्ट है, जो कि फर्स्ट मैन है जो कि अटेम्प्ट किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को क्लासीफाई करने का इनका पहला योगदान है और इन्होंने एक ट्राइड रूल दिया था, जिनके अनुसार मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिज ट्राइड रूल, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, वेयर द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2। इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया था। ठीक है, एलिमेंट्स का उस समय जो भी नॉन एलिमेंट्स थे 3-3 का ग्रुप बनाया और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। ठीक है, और पाया कि हमेशा वो नोटिस करते थे कि बीच वाले एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों का एवरेज होता था। जैसे यहाँ पर ये 2 ट्राइड है एग्जाम्पल में लिए हैं, तो अगर हम देखेंगे तो लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज होगा वो एटॉमिक मास सोडियम का हमको मिलता है। जैसे यहाँ पर करके देखें तो 6.9 + 39/2 अगर हम करते हैं तो दिस विल कम 45.9। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो व्हाट विल गेट, इट विल बी 2 × 4 2 × 4 2 9 = 18 2 5 = 10 22.95, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का एवरेज करने से हमको बीच वाले का एटॉमिक मास मिल रहा है। दिस वाज द मेन रूल, मेन रीज़न। ठीक है, ट्राइड का जो मेन कॉन्सेप्ट है यही है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ट्राइड यहाँ पर है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। यहाँ पर भी अगर आप एवरेज करते हो ना तो यू विल गेट दोनों का एवरेज, कैल्शियम और बेरियम का जो एवरेज होगा वो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ठीक है, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑल्सो इट्स लिमिटेशन। देखो यहाँ पर जो डोबेरनर थे उन्होंने अपना काम किया, मगर वो सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे। उनका जो ट्राइड्स था वो 9 एलिमेंट्स तक रिस्ट्रिक्ट था।
इसके बाद 1866 में एक साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट, जो कि जिनका नाम था न्यूलैंड, ओके, और उन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया था टू अरेंज देन नोन 56 एलिमेंट्स को वो अरेंज किए थे अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑक्टेव जो होता है वो म्यूजिकल नोट्स होता है, ठीक है ना, सारे गा मा पा धा नि सा, मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। तो अगर हम देखें तो व्हेन ही अरेंज दीज एलिमेंट्स, ये जो 56 एलिमेंट्स है, व्हेन ही अरेंज दिस एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से जब इन एलिमेंट्स को सजाया, एवरी 8th एलिमेंट, हर एक 8वां एलिमेंट जो था, रिपीट इट्स प्रॉपर्टी, वो अपना प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा था, विच वॉज सिमिलर टू द म्यूजिकल नोट, जो कि म्यूजिकल नोट्स के जैसा था। अगर हम सारे गामा पाधा निशा मान लो अगर धुन गाते हैं, ठीक है, जो भी म्यूज़िक सीखते हैं उनको ये पता होगा, या हम लोग सबको पता ही है कि सा रे गा मा प ध नी सा, फिर से सा आ गया। तो अगर देखो तो ये नोट्स 8वां नोट है, स्टार्टिंग से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट फिर से सा आया। जहाँ से भी स्टार्टिंग करो, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां नोट फिर से गाया, रिपीटेशन हो गया। तो इसी चीज़ को वो नोटिस कर रहे थे एलिमेंट्स के केस में। ये सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया और देखा गया कि जैसे मान लो लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से 8th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 पोटाशियम। तो उन्होंने पाया कि जो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इन तीनों का प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच कर रहा था, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच कर रहा था। और ऐसा पहले भी देखा गया था ट्राइड के केस में, लिथियम सोडियम पोटाशियम एक ट्राइड है, ठीक है। तो ये लॉजिक काफ़ी सही बैठा। बट यहाँ पर लिमिटेशंस भी था इस रूल का। लिमिटेशन क्या था? दिस रूल वॉज जस्टिफाइड अप टू कैल्शियम तक ये रूल काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये रूल क्या हो रहा था, ब्रेक कर जा रहा था। मतलब सभी आगे के एलिमेंट्स के लिए ये रूल उस तरह से फॉलो नहीं हो रहा था। दूसरा जो इनका लिमिटेशन था वो था न्यूलैंड प्री एज्यूम्ड दैट देयर आर ओनली 56 एलिमेंट्स इन द नेचर। वो पहले ही एज्यूम कर लिए थे कि 56 एलिमेंट्स ही है, जबकि ऐसा नहीं था। आगे जा करके और भी डिस्कवरी हुई और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिले, बट उन्होंने ऐसा मान लिया था कि 56 एलिमेंट्स ही है नेचर में, जो कि उनका गलत मानना था, ठीक है। देन मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस तीसरा क्वेश्चन है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है उसको बताओ, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंडलीव्स लॉ, और वो मेंडलीव लॉ से कैसे अलग है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, ये काफ़ी ये देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ना, जो अर्लियर अटेम्प्ट्स हुए थे साइंटिस्ट के द्वारा, तो फाइनली ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो फाइनल पीरियोडिक टेबल बना था। लेकिन इसके लिए काफ़ी 3-4 साइंटिस्ट लगे थे, अपना प्रयास दिया था, योगदान दिए थे, तब जाकर के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पीरियोडिक एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर का। मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। ये जो पूरा टेबल है पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस को बेस मान करके बनाया गया है और काफ़ी एक्यूरेट बना है और काफ़ी मोर देन 100 एलिमेंट्स इसमें अरेंज्ड है, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लोगे। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव लॉ के बीच में अंतर क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव में अंतर क्या चीज़ का है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मास पे बेस्ड है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स होते हैं। डेवलप बाय हेनरी मॉजले, इसको हेनरी मॉजले ने डेवलप किया था और इस टेबल को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था खुद मेंडलीव ने, ठीक है, मेंडलीव ने। हालांकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ही रिफाइंड करके ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना है, तो हम बोल सकते हैं कि 60% वॉज देयर। मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल को बनाने में, ठीक है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन एलिमेंट्स लिथियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बन एल्युमिनियम सल्फर आइडेंटिफाई करना। ये सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम लोग लिथियम, ये जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनका हम लोग एटॉमिक नंबर और कॉन्फिगरेशंस लिख डालते हैं, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फिगरेशन 2,1, ओके। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, कॉन्फिगरेशन 2,8,8,1, ओके। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, जो कि होगा 2,8,2,
ठीक है, ये ऑक्टेट रूल है, उस हिसाब से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। देन अल्युमिनियम एंड सल्फर, एल्यूमिनियम 13, 2,8,3 एंड देन सल्फर इज 16, 2, 8 एंड 6। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप का एलिमेंट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को कैसे डिफाइन किया गया, हम लोग ग्रुप्स कैसे पता करते हैं, ग्रुप जो होता है 1 से लेकर 18 तक होता है, ठीक है ना। 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 3 से लेकर 12 तक हम लोग यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है ना, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, देन 13th, 14, 15, 16। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप मीन्स उन ग्रुप जो है वो किसको देख करके बना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो फर्स्ट ग्रुप का मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। सेकंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। फिर 13 ग्रुप का मतलब 10 + 3, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है, ठीक है, 3 है। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 13 तो ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो ग्रुप 1, ग्रुप 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 10 + 3, ठीक है ना, 10 + 3 करने से 13 ग्रुप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 10 + 4 14 ग्रुप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 10 + 5 15 ग्रुप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 10 + 6 16 ग्रुप। इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो 10 + 8 18 ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप के लिए यहाँ पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो जरा, 1 है, मतलब ये दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पर 2 4 डिफरेंट, यानी कि लिथियम और पोटेशियम। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया लिथियम और पोटेशियम, ये दोनों सेम ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी हो। तो यहाँ देखो वैलेंस शेल में कहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर है, यानी कि मैग्नीशियम। सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम। थर्ड, एलिमेंट विच प्रीफर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, एलिमेंट जो प्रीफर करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। देखो शेयरिंग कब होता है, शेयरिंग अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शेयरिंग होगा, ठीक है। 4 से कम है तो वो मेटल कैटेगरी में आता है, 1 2 3 है तो लॉस होगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट को पूरा करता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए। तो 4 किस में है, 4 इसी के किस में शेयरिंग होगा, यानी कि कार्बन, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, कार्बन। फोर्थ का आंसर मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। देखो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट वही मेटालिक होगा जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो आसानी से यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम किसके पास है, तो देखो यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम, दोनों के पास 1 1 है। तो फिर भी दोनों में कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो पोटेशियम कर सकता है, क्योंकि पोटेशियम के पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स काफ़ी कम होगा, वीक फोर्स होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी आसान होगा एज कम्पेयर टू लिथियम। सो मोस्ट मेटालिक इज पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम इज द आंसर। फिफ्थ वन इज एलिमेंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो देखो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है वही नॉन मेटल अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो नॉन मेटल यहाँ पर कौन सा, सल्फर है। तो सल्फर यहाँ पर कहाँ है, तो यहाँ पर सल्फर, हाँ सल्फर। तो सल्फर क्या है, इसका आंसर होगा बिकॉज नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। फोर्थ 6 में क्या है, एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 13 ग्रुप का एलिमेंट। तो अभी बताएं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप क्या हो जाएगा 10 + 3, यानी कि 13 ग्रुप। यानी कि 13 ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 किसके पास है, एल्युमिनियम के पास है, यानी कि 6 का आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कुछ टेबल जैसा क्वेश्चन है। टेबल दिया हुआ है यहाँ पर ग्रुप 1 2 10 3 2 12 13 14 15 सारा ग्रुप दिया है, ये पीरियड्स दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स जिसका नाम A D E B C सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन देखते क्या है, विच एलिमेंट इज मेटल विथ वैलेंसी 2, विच एलिमेंट इज अ मेटल विथ वैलेंसी 2, कौन सा एलिमेंट मेटल है और उसका वैलेंसी 2 है। तो देखो वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी होता है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी का डेफिनेशन ही है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कंबाइन करने का कैपेसिटी। तो मेटल के लिए वैलेंसी क्या होता है, मेटल का जो वैलेंसी होता है, मेटल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो मेटल क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो इसके पास वैलेंसी +1
+2 और +3 आएगा, लॉस करेगा तो प्लस वैलेंसी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विच एलिमेंट इज़ मेटल विथ वैलेंसी 2, वैलेंसी 2। देखो तो ग्रुप सेकंड ग्रुप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, डी, यानी कि डी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यानी कि ये डी वो मेटल है जिसका वैलेंसी कितना है, 2 है, यानी कि फर्स्ट का आंसर इज डी, यानी कि पहले वाले का आंसर होगा डी। विच एलिमेंट इज लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, अब लिस्ट रिएक्टिव का मतलब जो रिएक्ट ना करे। तो यहाँ 18th ग्रुप का जो एलिमेंट होता है जिसको हम इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं, तो यहाँ पर 18th ग्रुप होने का मतलब होता है कि इसके पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी वो कंप्लीट है, ठीक है। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं बैठा है, ठीक है। यहाँ पर सारा घर भर गया है, इसके पास सारे कमरे फिल हैं। तो यानी कि ये जो यहाँ पर सी एलिमेंट है ये काफ़ी स्टेबल है, इसको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनर्ट गैस एलिमेंट हम लोग जानते हैं जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, दीज आर ऑल मीन्स इनर्ट गैस जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस किसके पास होगा, डी एंड ई पे कंपैरिजन कर रहा है, डी और ई में किसका स्मॉलर रेडियस होगा। तो देखो डी एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे। तो डी के पास हम देखें तो पीरियड 3 है, पीरियड 3 होने का मतलब इसके पास भी 3 नंबर ऑफ शेल्स है, इसके पास भी 3 सेल्स है। अगर हम यहाँ देखें तो डी एलिमेंट के पास 3 सेल्स है, 1 2 3। ई के पास भी 3 सेल्स हो गए, 1 2 एंड 3। तो इस हिसाब से तो दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। डी में देखो, डी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, डी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, मतलब कि आखिरी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 है, आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, ई में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ई में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो कितना है, 5 है, ई में 5 है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ई के केस में। तो अब देखो दोनों में न्यूक्लियर फोर्स का जो अट्रैक्शन है इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा चार्ज होने के कारण पुल काफ़ी स्ट्रांग होगा इस केस में, लेकिन इस केस में जो पुल होगा वो काफ़ी वीक होगा क्योंकि यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कूलम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, चार्ज केवल मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। यहाँ दोनों के लिए डिस्टेंस सेम हो गया, बट मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर देखो, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा श्रिंक करेगा और साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस ई का कम होगा, इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, लेस होगा एज़ कम्पेयर टू डी। और वैसे भी पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस हम लोग इसी लॉजिक को देखते हुए हम लोग बोलते हैं कि इन पीरियड्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। रेडियस क्या होता है, ये डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ठीक है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स इज 286। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, टू विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज एक्स बिलोंग, ऑल्सो स्टेट इट्स वैलेंसी। यहाँ पर किसी एलिमेंट x का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है, 2 8 एंड 6, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन से ग्रुप का ये एलिमेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप का है। तो ग्रुप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख करके। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकेंड ग्रुप है, और 3 है तो थर्ड ग्रुप है, बट सॉरी 1 और 2 है तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसमें 10 प्लस कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, 10 + 3 यानी कि 13th ग्रुप, मतलब मोर देन 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 प्लस कर दो, तो 3 है तो 13th ग्रुप, 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 14th ग्रुप, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 15th ग्रुप, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 10 + 6 यानी कि 16th ग्रुप, यानी कि यहाँ पर ये इसका जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 16th ग्रुप, ठीक है। और क्या बताना है इसमें, ऑल्सो स्टेट इट्स वैलेंसी, वैलेंसी बताना है। तो देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नॉन मेटल है ये एक तरह का, तो इलेक्ट्रॉन जब कोई लेता है तो इसका वैलेंसी कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना वैलेंसी को पूरा कर लेगा। तो वैलेंसी इसका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ माइनस साइन देते हैं, यानी कि इस नॉन मेटल का वैलेंसी कितना होगा, -2। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, कमेंट करना, आई एम देयर टू हेल्प यू। जब भी आप कमेंट करोगे मैं आपको आकर के वहाँ पर ज़रूर मदद करूँगा, ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, तो आप कमेंट करो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछो,
ठीक है। और कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा अगले वीडियो में बना करके आपको समझा दूँ। वाई मेंडलीव, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वाई मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल लेफ्ट गैप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गैप क्यों छोड़ा है मेंडलीव, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वाई मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल लेफ्ट गैप्स। अगर आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स को गौर से देखोगे तो उसमें कुछ गैप्स छोड़े गए थे। मेंडलीव प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट बिफोर इट वेर डिस्कवर्ड। मेंडलीव जो थे वो काफ़ी जीनियस किस्म के इंसान थे, वो प्रिडिक्ट कर लिए थे, ठीक है ना। प्रिडिक्ट कर लिए थे कैसे? रिसर्च, अपने ऑब्जर्वेशन से वो प्रिडिक्ट कर लिए थे कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो अभी भी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, और इसलिए वो गैप छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, थिंकिंग ऑफ दैट एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। ऐसा सोच करके कि वो एलिमेंट्स फिर दोबारा, वो एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड अभी होना बाकी है, अभी डिस्कवर्ड हुए नहीं है लेकिन फ्यूचर में डिस्कवर जरूर होंगे। एंड एज पर इस कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड पीरियोडिसिटी, अपने एटॉमिक मास के कैलकुलेशन और पीरियोडिसिटी के नेचर पे वो ये चीज़ को प्रिडिक्ट किए थे, ठीक है। उन्होंने गैप्स छोड़ रखा था। यहाँ पर कुछ जो गैप्स छोड़े थे उनका नाम वो पहले से कर दिए थे, ठीक है। 3 एलिमेंट जिनको वो पीरियोडिक टेबल में खाली छोड़ गए थे, ये सोच करके कि वो फ्यूचर डिस्कवर होंगे। इका बोरोन, नाम क्या दिया गया है? इका बोरोन। ये इका वर्ड संस्कृत से लिया गया है, इका बोरोन, ठीक है, क्योंकि संस्कृत के भी विद्वान थे। माना गया है कि मेंडलीव जो है वो संस्कृत की अच्छी खासी नॉलेज उनको थी, तो ये वर्ड वहीं से वो लिए हैं, एका बोरोन, जो बाद में डिस्कवर हुआ और उसका नाम स्कैंडियम रखा गया। एका एल्यूमिनियम, जो आफ्टर डिस्कवरी गैलियम नाम रखा गया। एका सिलिकॉन, आफ्टर डिस्कवरी नाम क्या दिया गया? जर्मेनियम। तो इससे सेपरेट क्वेश्चंस भी आता है कभी कभी, आपको ये दे देगा कि एका बोरोन जो एलिमेंट है इसका ओरिजिनल नाम क्या है, ठीक है। एका एल्यूमिनियम जो मेंडलीव के द्वारा दिया गया नाम था, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, ठीक है। तो सेपरेट क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो, एन एलिमेंट एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको शायद सीबीएसई लेवल पे बहुत पूछता है, ठीक है। तो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप। एक एलिमेंट एक्स है जो कि थर्ड पीरियड है, जरा यहाँ लिख लेते हैं हम। एक्स एलिमेंट है, इसका पीरियड कितना है? पीरियड है 3, और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप इसका दिया है कितना? 16th, ठीक है। पीरियड का मतलब नंबर ऑफ शेल्स, और ग्रुप का मतलब 16th ग्रुप है, तो दैट मीन्स इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एक्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट है एक्स, जिसका जो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है और 16th ग्रुप को बिलोंग करता है। डिटरमाइन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ निकाल ही चुके हैं। एक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। और वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो क्योंकि ले रहा है इसके पास नेगेटिव आएगा वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी कितना है? -2 है, जो कि ये बता रहा है कि ये एक तरह का नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल है। अभी क्या बोल रहा है? चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला बताना है। व्हेन एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब ये एलिमेंट एक्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा कंपाउंड बनाएगा? तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट है ये एक्स। अच्छा, एक्स एलिमेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर पीरियड 3 है, 3 पीरियड है, 3 पीरियड है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं हम 2 8 6, ठीक है। तो 8 + 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 8 + 2 + 16, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम में 16 प्रोटॉन होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू 16 प्रोटॉन किसका होता है? सल्फर का होता है, ठीक है ना। तो सल्फर हमको आइडेंटिफाई हो गया, एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है। बिकॉज कोई भी न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो 16 प्रोटॉन था, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 16 है। 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का होता है। तो सल्फर हम आइडेंटिफाई कर लिए। अब सल्फर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन करता है, H2S, ठीक है ना। ये वो कंपाउंड H2S, इसका हमको क्या करना है? इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2S का, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो जरा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन दे दिए। अब ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर लिंक हो गया, ठीक ना। देखो ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, H2S, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये भी तरीका सही है, लेकिन हम लोग सल्फर जैसे एक एलिमेंट है तो उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सल्फर लिख लिए,
इसका ये लोन पेयर है 1 2 3 4, शेयर्ड किसके साथ हुआ है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ लिख लिए। सल्फ़र का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो है वो डॉट है, डॉट यहाँ दे रही है, और हाइड्रोजन का क्रॉस के साथ वो शेयर कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के वहाँ देखना, वहाँ पर मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जाकर के देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल। बोल रहा है एक्स मेटल है कि नॉन मेटल है, तो बिल्कुल नॉन मेटल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन जो करता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है, तो नॉन मेटल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो और क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे कहते हैं, गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर जाए, एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयन, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज आयन का फॉर्मेशन करना, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। दिस टेंडेंसी इज सुपर्ब इन मेटल्स, मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है एलिमेंट अगर आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और वो पॉजिटिव चार्ज आयंस बनाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। जैसे देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लिए एक लिथियम का सपोज, तो लिथियम का अगर हम ले तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,1, ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम का। अगर हम इसको बनाएं, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 सेल है 1 2 और आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगर सोडियम का बनाएं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 1 2 नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर गया है, क्योंकि 3 सेल यहाँ पर है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, थर्ड सेल में। और एक लास्ट वन इज़ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पोटेशियम का होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 1 और यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका है 1 2 3 एंड लास्ट इज़ 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 है, ठीक है, समझ जाओ यार, यहाँ पे 8 हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं और लास्ट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाए। देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका इस 1 इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी इस न्यूक्लियस का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी इस न्यूक्लियस का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है, बट क्या हो रहा है, सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो सेपरेशन बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो थोड़ा वीक हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये न्यूक्लियर फोर्स ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स वीक हो रहा है। तो ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन काफ़ी ईजिली रिमूव होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर लेस ईजी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेस ईजी है यहाँ पर। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बट लेस ईजी है, यहाँ पर ज़्यादा ईजी है, मोर ईजी, ठीक है ना, मोर ईजिली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू लिथियम पोटेशियम लूजेस इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्वाइट ईजिली। सो हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि पोटेशियम इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, एज कंपेयर टू लिथियम, ठीक है ना। तो ये तो ग्रुप का वेरिएशन बता रहे हैं, ग्रुप में जैसे हम लोग डाउन जाएंगे, ग्रुप में डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ता है, ठीक है ना। पीरियड में इसका उल्टा होता है, पीरियड में घटता है, ठीक है। सो मूविंग टू आवर 10th एंड लास्ट, so guys our last question is, this is also very important, what happens to metallic character of in modern periodic table। modern periodic table में metallic character का variations को explain करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे कि हम लोग बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखे थे अभी जस्ट राइट नाउ हम लोग देखे थे मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप के लिए। तो ग्रुप नंबर जैसे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का हम एलिमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में हम लोग अभी देख रहे थे लिथियम सोडियम पोटेशियम को स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 281, वेरी सॉरी 2 1, सोडियम का 281, पोटेशियम का 288,1। तो यहाँ हम देख रहे थे कि इसके पास जो डिस्टेंस था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, ये थोड़ा कम दूरी पे था,
लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सोडियम के केस में जो लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा और दूर चला गया, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। और पोटेशियम के केस में ये जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये और ज़्यादा दूर चला गया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करता है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वो ज़्यादा मेटालिक होगा। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं कि पोटेशियम जो है वो काफ़ी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ठीक है ना, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को काफ़ी आसानी से लॉस कर सकता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक रेडियस काफ़ी छोटा है, फोर्स काफ़ी ज़्यादा है न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे, तो काफ़ी दिक्कत होगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो हम बोल सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग पीरियड में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इज़ फॉर पीरियड। तो अगर हम पीरियड का कोई एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट पीरियड का ही एलिमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट पीरियड, ठीक है, पीरियड 1, जिसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2 1। बेरिलियम का कितना हो जाएगा 2,2। सॉरी यहाँ पर ये पीरियड 2 होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, क्योंकि पीरियड मतलब क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स। तो लिथियम के पास 2,1, 2,2 बेरिलियम का, बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4। देखो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो सबका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ लिख दिए। अब देखो एटॉमिक रेडियस का बात हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शेल तो दोनों का एक ही है, सबका शेल एक ही होगा, क्योंकि इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल, इसके पास भी 2 शेल, इसके पास भी 2 शेल, सबके पास 2 शेल है। तो डिपेंड यहाँ पर एटॉमिक साइज़ यहाँ पर जो है मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 शेल है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है। बेरिलियम के केस में क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पर 2 शेल यहाँ पर भी है और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोरॉन के केस में भी 2 शेल है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हर बार देखो तो हर बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू द वैलेंस सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो रहे हैं। डिस्टेंस तो सेम है, तो क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज बढ़ जा रहा है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम। देखो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू लिथियम यहाँ पर इस अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा कार्बन में, ठीक है ना। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये काफ़ी स्ट्रांगली इस इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी कठिन होगा एज़ कम्पेयर टू ये वाला इलेक्ट्रॉन का निकालना। ये इलेक्ट्रॉन को हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, तो जितना आसानी से जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे उतना मेटालिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर मोर है, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर क्या है मोर है, और यहाँ पर लेस है। तो कंक्लूड ये हो गया कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आया है। और एक तरह से ये मैंने इन 10 क्वेश्चंस को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि आपका ये रिवीजन हो जाए, ठीक है, सभी टॉपिक्स को टच करते हुए, ताकि आपका एक बढ़िया से रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।